Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the detailed summary of class 10th economics chapter number 5 and this is a chapter consumer rights. So इस चैप्टर की जो पूरी समरी है वो हम देखेंगे, हम एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। तो यहाँ पे शुरुआत में इन्होंने नीचे कुछ ये न्यूज़पेपर की क्लिप्स दी हुई हैं जिसमें आप काफ़ी सारे जो ये हेडिंग्स है वो पढ़ सकते हो कि किस तरीके से कोई डीयू के टीचर हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा फ़ोन का बिल आ जाता है, कोई इंश्योरेंस फॉर्म के ऊपर फाइन लगाया जा रहा है। तो ये सारी जो क्लिप्स हैं यहाँ पे दी हुई हैं। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें बेसिकली कंज्यूमर्स के साथ कुछ गलत हुआ है एंड कंज्यूमर्स को फिर न्याय दिया जा रहा है। अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी ने किसी पर्सन के साथ गलत किया तो इंश्योरेंस कंपनी पे क्या किया जा रहा है, फाइन लगाया जा रहा है। इंश्योरेंस कंपनी को बोला जा रहा है कि आपने ये जो पर्सन के साथ गलत किया आप उसकी भरपाई करो। ठीक है, तो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है ऐसा? तो बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी पर्सन ने कोई सामान खरीदा है, कोई सर्विस ली है एंड उसके साथ गलत हो रहा है तो वो पर्सन क्या करे, कहाँ जाए, किस द्वार पे जाके वो अपनी प्रॉब्लम को बताए। तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस हैं, मतलब कि कंज्यूमर से रिलेटेड कमीशन है। अगर कंज्यूमर के साथ कुछ गलत होता है तो वो वहां जाके न्याय ले सकता है। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होना क्यों जरूरी है, ये सारी हम चीजें देखेंगे। क्या राइट्स हैं कंज्यूमर्स के पास अपने साथ गलत हुए के लिए इंसाफ मांगने के लिए। अगर अगर किसी कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हो जाता है, उसने कोई प्रोडक्ट खरीदा, वो गलत निकल गया, धोखा हो गया उसके साथ, तो क्या राइट्स हैं उसके पास अपने लिए उस गलत के खिलाफ, राइट। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो फर्स्ट सेक्शन है कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, कि मार्केट में कंज्यूमर किस तरीके से उसकी पोजीशन रहती है। तो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो किसी भी सेक्टर में काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या सर्विस, किसी भी सेक्टर में वो काम कर सकते हैं। एंड कंज्यूमर्स जो हैं वो मार्केट में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं एंड उसको यूज करते हैं, फाइनली उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो कंज्यूमर्स इस तरीके से मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, वो प्रोड्यूसर्स के बनाए हुए प्रोडक्ट को खरीदते हैं एंड यूज कर लेते हैं। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि किस तरीके से डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसके राइट्स होने चाहिए, उसके उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। इनफॉर्मल सेक्टर से अगर कोई लोन ले रहा है, अगर कोई मनी लेंडर वगैरह से लोन ले रहा है, तो जो मनी लेंडर है वो जिस तरीके से बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो उनसे लोगों को बचाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो फॉर्मल सेक्टर को अच्छे से स्टैब्लिश करे, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसी तरीके से एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, क्योंकि जो भी हम कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ करते हैं, उसका एनवायरमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए। जैसे अगर हम मनी लेंडर का एग्जांपल लें तो हमने अपने चैप्टर 3 में देखा था कि किस तरीके से जब मनी लेंडर किसी गरीब पर्सन को लोन देता है तो वो बहुत ही ज्यादा उसको प्रताड़ित करने की कोशिश करता है, उसके ऊपर बहुत सारे कंडीशंस लगाता है। कि जैसे अगर किसी फार्मर ने उससे लोन लिया है तो वो कंडीशन रखता है कि मैं तुम्हें लोन तभी दूंगा जब तुम अपना प्रोड्यूस मुझे बेचोगे। एंड मनी लेंडर क्या करता है, बहुत सस्ते में उस पर्सन से, उस बोरोवर से सामान खरीदता है, जिससे कि फार्मर का नुकसान हो जाता है। इसी तरीके से हमने स्वप्ना की स्टोरी पढ़ी थी जिसमें कि उनको अपने लोन को चुकाने के लिए अपनी जमीन का एक टुकड़ा जो है बेचना पड़ता है। हमने जब ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से कितनी सारी कंडीशन से होकर गुजरते हैं। उनको ओवर टाइम कराया जाता है बट ओवर टाइम का उनको पैसा नहीं दिया जाता, उनको बहुत ज्यादा घंटों तक काम कराया जाता है, बहुत ही बुरी कंडीशंस रहती हैं, कोई सेफ्टी, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सैटरडे संडेज नहीं, कुछ इस तरीके की फैसिलिटीज नहीं होती, कोई प्रोविडेंट फंड वगैरह उनको कुछ फैसिलिटी नहीं मिलती। तो इसके लिए भी हमें जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। अब बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने काफी लंबे टाइम तक स्ट्रगल किया है, लंबे टाइम तक लड़ाई लड़ी है ये इंश्योर करने के लिए कि गवर्नमेंट इन सारी चीजों से रिलेटेड रूल बनाए एंड उन रूल्स को लोग फॉलो करें। अब इसी तरीके से जैसे हमने देखा कि भाई मार्केट प्लेस जो मनी लेंडर है उनसे लोगों को बचाने के लिए रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स के लिए रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए। इसी तरीके से जो मार्केट प्लेस में कंज्यूमर है उसके लिए भी, उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि देखो, जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है, अगर कोई एक अकेला कंज्यूमर है, वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा वीक पोजीशन में पाता है। अगर वो किसी कंपनी के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है तो वो ये सोचता है कि उसकी आवाज नहीं सुनी जाएगी और उसको न्याय नहीं मिलेगा। जब भी किसी गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड
कोई कंप्लेन करता है पर्सन, तो जो सेलर है, जो प्रोड्यूसर है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर को के ऊपर डालने की कोशिश करता है कि आपकी गलती है। एंड जो ये प्रोड्यूसर्स हैं वो ऐसे एक्ट करते हैं, वो ऐसे बिहेव करते हैं कि आपको हमारा प्रोडक्ट खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो मत खरीदो। अगर जो भी प्रोडक्ट आपने हमारा खरीदा है, अगर वो आपको पसंद नहीं आया तो कहीं और से जाके खरीद लो, हमसे मत बात करो। इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके का एटीट्यूड सेलर्स का रहता है। सेलर्स ऐसे बिहेव करते हैं कि अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट बेच दिया है एक बार तो उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। तो मार्केट प्लेस में ये जो एक्सप्लॉइटेशन है वो काफी तरीके से हो सकता है। जैसे कि जो ट्रेडर्स हैं वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कोई शॉपकीपर है, आपको कम वेट तोल के दे, आपको 2 kg सामान जो है खरीदना है, बट वो आपको कम तोल के दे, वो आपको मान लो 1000 कुछ 700 ग्राम तोल के दे, वो आपको पूरा 2 kg नहीं दे रहा, 2 kg से कम सामान तोल के दे रहा है। अडल्ट्रेशन हो, कोई पर्सन जो है आपको किसी चीज में कोई मिलावट करके दे, कोई डिफेक्टिव पीस जो है वो बेच दे, कोई हिडन चार्जेस लगा दे कि आपको पहले तो बताया नहीं बट बाद में आपको बता रहे हैं कि अच्छा ये चार्ज भी लगेगा। आपने कोई सर्विस अवेल कर ली एंड बाद में आपको बता रहे हैं कि आपको इस पे ये चार्ज देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं। आप अगर किसी को कोई गलत अडल्ट्रेटेड सामान दे रहे हो, कोई डिफेक्टिव पीस दे रहे हो, तो ये सारी चीजें गलत हैं। अगर कोई चार्जेस पहले नहीं बता रहे, अगर आप कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगा रहे हो तो पहले बताओ कि हम ये चार्ज लगाएंगे, एंड उसके बाद वो पर्सन को डिसाइड करने दो कि उन्हें आपसे प्रोडक्ट खरीदना है, सर्विस खरीदनी है कि नहीं। तो ये सारी जो हैं वो एक्सप्लॉइटेशन करने के तरीके हैं कंज्यूमर्स को। मार्केट्स जो हैं वो फेयर तरीके से काम क्यों नहीं कर पा रही है, मार्केट्स में इस तरीके से कंज्यूमर्स के साथ एक्सप्लॉइटेशन क्यों हो रही है? क्योंकि मार्केट्स में क्या है ना, कंज्यूमर्स बहुत कम है, मतलब बहुत कम पावरफुल है। प्रोड्यूसर्स नंबर में कम हैं बट पावरफुल बहुत ज्यादा हैं। कंज्यूमर्स जो हैं वो भले ही मात्रा में ज्यादा हैं बट पावरफुल नहीं हैं इतने। प्रोड्यूसर्स, उनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है, उनके पास बहुत ज्यादा पावर है, और क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स है ना वो बहुत कम मात्रा में खरीदते हैं, वो 1-2 यूनिट खरीदते हैं, एंड जो खरीदते भी है ना वो सारे लोग अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग आपको एक जगह पे मिलेंगे। अगर सारे लोग एक जगह हो, एक साथ इकट्ठे हों, तो वो प्रोड्यूसर्स के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं एकजुट होकर। बट क्योंकि कंज्यूमर्स बहुत अकेले अकेले हैं, सब स्कैटर्ड हैं, फैले हुए हैं, तो किसी भी कंज्यूमर को ये लगता है कि अगर मैं आवाज उठाऊंगा तो मेरी आवाज नहीं सुनी जाएगी, मुझे न्याय नहीं मिलेगा। एंड ऊपर से अगर कोई एक अकेला कंज्यूमर आवाज उठाता है तो ये जो प्रोड्यूसर्स हैं उसकी आवाज वहीं के वहीं दबा देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये जो कंपनीज है इनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है, बहुत पावर है, एंड ये मार्केट को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये बेकार से बेकार चीज को अच्छा दिखा सकते हैं। एट टाइम्स फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है वो मीडिया के थ्रू फैलती हैं। आप टीवी देखते हो, टीवी, न्यूज़पेपर, एड्स, इन सब के थ्रू क्या किया जाता है, गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कोई कंपनी थी जो कि बच्चों के लिए मिल्क पाउडर बेचती थी, एंड काफी सालों से वो मिल्क पाउडर बेच रही थी, और ऐसे वो कहती थी कि हमारा जो मिल्क पाउडर है वो बहुत ही साइंटिफिक प्रोडक्ट है एंड ये मदर्स मिल्क से भी बेहतर है, माँ के दूध से भी बेहतर चीज है। तो क्या हुआ, बहुत लोगों ने फिर इस चीज को नोटिस किया कि ये कंपनी तो किसी ऐसे प्रोडक्ट को मदर्स के जो मिल्क हैं उनसे भी बेहतर बता रही है। तो लोगों ने इस चीज के खिलाफ केस किया, उस कंपनी के खिलाफ, एंड बहुत साल लग गए कंपनी को ये मनवाने में, कंपनी से ये एक्सेप्ट करवाने में कि हाँ उनका प्रोडक्ट बेकार है। काफी ज्यादा लंबी लड़ाई लोगों ने लड़ी, तब जाके कंपनी ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरा प्रोडक्ट बेकार है। इसी तरीके से लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के खिलाफ, क्योंकि सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी ये मानने को तैयार नहीं थी कि उनकी जो सिगरेट्स हैं वो कैंसर कर सकती हैं। तो लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, एंड उसके बाद जाके ये कंपनीज ने ये माना कि हाँ उनकी जो सिगरेट्स हैं वो कंज्यूमर के लिए खराब हैं। हेंस हम क्या कह सकते हैं कि लोगों जो हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि रूल्स रेगुलेशंस हो। क्योंकि अगर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे तो ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये जो सेलर्स, ट्रेडर्स हैं, वो कंज्यूमर्स के साथ ऐसा अन्याय करते रहेंगे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते रहेंगे, एंड कंज्यूमर के पास कहीं भी नहीं होगा जाने के लिए, उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा अपने साथ गलत हुए के लिए न्याय मांगने के लिए। तो जरूरी क्या है कि रूल्स रेगुलेशंस हो, एक प्रॉपर चैनल हो जिसके थ्रू कंज्यूमर अपनी आवाज उठा सके, अपनी दिक्कत को लेके जा सके। सो नेक्स्ट सेक्शन है कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में कि किस तरीके से ये जो कंज्यूमर मूवमेंट्स है वो शुरू हुई। तो धीरे धीरे करके क्या होने लग गया, कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइटेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। बट शुरुआती दौर में क्या था, मतलब
उस टाइम पे ना कोई भी रूल्स रेगुलेशंस ये सारी चीजें नहीं थी। अगर कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर कंज्यूमर को कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस देखनी पड़ रही हैं, तो उस टाइम पे कंज्यूमर के लिए कोई भी लीगल सिस्टम अवेलेबल नहीं था। एक लंबे समय तक ये माना गया कि ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सही से प्रोडक्ट खरीदना है, बहुत ही ध्यान से प्रोडक्ट खरीदना है। मतलब उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की थी। प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, शॉपकीपर्स, उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी कि उनको कोई भी गलत प्रैक्टिस नहीं करनी। तो काफी टाइम लगा इस परसेप्शन को चेंज करने में, बहुत मतलब काफी लंबे टाइम तक इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दुनिया भर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी एंड लोगों के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की, जिससे कि लोगों को ये समझ आई कि सारी जिम्मेदारी कंज्यूमर्स की नहीं है, बल्कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेलर्स की भी है, कि सेलर्स जो है वो अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज दें एंड किसी भी तरीके की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना करें। तो जितनी जिम्मेदारी कंज्यूमर्स की है कि वो ध्यान से सामान खरीदें, उतनी ही जिम्मेदारी सेलर्स की भी है कि वो अच्छे से गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को दें। तो इंडिया में जो कंज्यूमर मूवमेंट है वो एक सोशल फोर्स की तरह तब शुरू होती है जब लोगों के बीच में एक तरीके से एक अवेयरनेस जगती है, जब लोगों को ये सच में दिखने लगता है कि हाँ, बहुत बड़े लेवल पे जो कंज्यूमर्स हैं उनके साथ अनएथिकल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं एंड इसमें सारी गलती कंज्यूमर्स की नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेलर्स की भी है। तो जब ये सारी चीजों के बीच में अवेयरनेस आनी शुरू हुई ना लोगों के बीच में, तब कंज्यूमर मूवमेंट एक तरीके से तेजी पकड़ती है हमारे देश में। तो बहुत सारी गलत प्रैक्टिसेस हो रही थी, जैसे फूड शॉर्टेज हो रहा था, ठीक है, बहुत तेजी से खाने की कमी आ रही थी। क्यों आ रही थी? होर्डिंग हो रही थी। होर्डिंग मतलब क्या होता है कि जब जो ट्रेडर्स हैं या जो सप्लायर्स हैं वो सामान को एक जगह स्टोर करके रख लेते हैं, होर्ड करके रख लेते हैं एंड जैसे ही प्रोडक्ट के जो प्राइस बढ़ते हैं, तब बढ़े हुए प्राइस पे वो फिर सामान निकालते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सामान खत्म हो चुका है, सामान मार्केट में है, बस ये जो सेलर्स हैं उन्होंने वो निकाला नहीं है, उसको एक जगह स्टोर करके रखा है। वो बस वेट करते हैं कि कैसे उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है बढ़े एंड जैसे ही प्राइस बढ़ता है वैसे ही वो अपने स्टोर से सामान को निकाल के बेचने लगते हैं। तो ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है होर्डिंग की, जिससे क्या होता है कि कंज्यूमर के साथ काफी ज्यादा गलत होता है। कंज्यूमर को फालतू में एक बढ़े हुए प्राइस पे, हाई प्राइस पे सामान खरीदना पड़ता है, राइट। इसी तरीके से ब्लैक मार्केटिंग की, ब्लैक में चीजों को बेच रहे हैं, गलत तरीके से चीजें बेची जा रही हैं। मान लो गवर्नमेंट की कोई राशन शॉप है, गवर्नमेंट की राशन शॉप है, वहां पे जो शॉप कीपर है वो क्या कर रहा है, वो गवर्नमेंट के दिए हुए राशन को कहीं और बेच दे रहा है। अच्छी क्वालिटी का जो राशन है उसको कहीं और मार्केट में काफी हाई प्राइसेस पे बेच रहा है एंड जो लोग हैं उनको काफी सड़ा हुआ प्रोडक्ट वो यहाँ राशन शॉप से दे रहा है। तो ऐसा भी होता है कि जैसे गवर्नमेंट की राशन शॉप्स है, वहां पे आगे से तो अच्छा सामान आ रहा है, बट जो दुकानदार है वो क्या करता है, अच्छा सामान को मार्केट में बेच देता है एंड खराब क्वालिटी के सामान को लोगों को फ्री में देने लगता है गवर्नमेंट के तौर पे, और लोगों को ये लगता है कि गवर्नमेंट खराब सामान दे रही है। तो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। अडल्ट्रेशन हो रहा है। अडल्ट्रेशन मतलब कि खाने में मिलावट करना, गलत तरीके का खाना देना। एडिबल ऑयल, ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में होने लगी थी। एडिबल ऑयल में भी मिलावट हो रही थी। तो जब ये सारी चीजें होने लगी तो धीरे धीरे करके लोगों के बीच में अवेयरनेस आई एंड तब कंज्यूमर मूवमेंट ने एक काफी रफ्तार पकड़ी। सो 1960s में कंज्यूमर मूवमेंट फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड हुई इंडिया में, और एक तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वो आगे बढ़ी। पहले तो ऐसे ही था कि सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा था, कहाँ पे कौन कुछ भी करे जा रहे हैं, कोई भी कंज्यूमर ग्रुप छोटे मोटे इधर उधर आवाज उठा रहे हैं। बट फिर 1960s में सारी चीजें जो है एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आगे बढ़ी। 1970s आते आते जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है ये आर्टिकल्स वगैरह लिखने लगे, एग्जीबिशंस करने लगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर एंड इन्होंने क्या किया, कंज्यूमर ग्रुप्स बनाए जो कि माल प्रैक्टिसेस को देखेंगे राशन शॉप्स में, कि राशन शॉप्स में कोई गलत प्रैक्टिस तो नहीं हो रही, कोई होर्डिंग, कोई अडल्ट्रेशन, ये सारी चीजें तो नहीं हो रही। रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पे, मतलब जैसे बसें वगैरह हैं उनमें कोई ओवर क्राउडिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि जो हम सर्विसेज लेते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लेते हैं, उसमें भी क्या होता है, हमें देखने मिलता है कि बहुत सारी गलत प्रैक्टिसेस होती हैं। हमसे एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। मान लो गवर्नमेंट की बसेस वगैरह हैं, उनमें टिकट है 100 रुपए, वो हमसे 120 रुपए लेते हैं, तो गलत है। और जरूरत से ज्यादा लोगों को वो बस में चढ़ा लेते हैं, जरूरत से ज्यादा लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डाल दिया जाता है एंड जो लोग हैं वो उससे प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। आप सबने देखा होगा कि कैसे बसों में जरूरत से ज्यादा भीड़ होती है एंड वो जो ड्राइवर कंडक्टर है वो क्या करते हैं, वो जितना पैसा उन्हें गवर्नमेंट को देना है, जितना पैसा ठेकेदार को देना, उतना देते हैं एंड बाकी एक्स्ट्रा पैसा वो अपनी जेब में डालते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो पैसेंजर्स को क्यों चढ़ाते हैं बस में, ताकि वो अपनी जेबें भर सकें। तो ये सारी चीजें जो हैं वो देखने मिली एंड कंज्यूमर ग्रुप्स ने इस तरीके से कदम उठाया कि उनको
मतलब जो भी गलत प्रैक्टिसेस हो रही थी उनको एक तरीके से चेक किया जा सके। देन कंज्यूमर इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी एक ऑर्गेनाइजेशन आई कंज्यूमर इंटरनेशनल करके। तो 1985 में यूनाइटेड नेशंस ने एक गाइडलाइन निकाली। ये जो गाइडलाइन है ये गवर्नमेंट को एक तरीके से एक रास्ता दिखाती है, एक टूल बनती है लोगों के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि गवर्नमेंट इनको यूज करके मेजर्स ले अपने देश में कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इन सारे एफर्ट्स की वजह से क्या हुआ कि ये जो मूवमेंट है ये सक्सीड हुई गवर्नमेंट एंड बिजनेस फर्म्स के ऊपर प्रेशर डालने में। इवन ये जो इंटरनेशनल है कंज्यूमर इंटरनेशनल, ये काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। इसमें दुनिया भर की 200 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो कि 100 से भी ज्यादा देशों से आती हैं, वो इस कंज्यूमर इंटरनेशनल का पार्ट है। तो इस सब की वजह से क्या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे बिजनेस फर्म्स एंड गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना एंड उन्होंने काफी सारे स्टेप्स लेने शुरू किए सही काम करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने, इंडिया में भी जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, 1986 में काफी बड़ा स्टेप लिया एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाया। इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को कोपरा बोला जाता है शॉर्ट में। ये जो एक्ट है किस लिए लाया गया, नाम से ही पता चल रहा है, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली ये जो कंज्यूमर मूवमेंट्स है इन सब की वजह से क्या हुआ, आखिरकार गवर्नमेंट मेजर्स लाई, एक्ट लाई एंड बिजनेसेस वगैरह हैं वो भी थोड़े उनके भी कान खड़े हुए जिससे वो सही से काम करें। सो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से जो कंज्यूमर मूवमेंट है उन्होंने लोगों के बीच में अवेयरनेस लाई एंड गवर्नमेंट को एक तरीके से फोर्स किया, गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बनाया कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस लाएं एंड जिसकी वजह से हमारे देश में कोपरा एक्ट मतलब कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है आया। तो अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर्स के पास कौन कौन से राइट्स हैं जिससे कि वो अपनी प्रोटेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं। तो पहला राइट है सेफ्टी इज एवरीवन्स राइट। तो पहला है राइट टू सेफ्टी। आप कह सकते हो कि हमें सुरक्षा का अधिकार है। अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, कोई भी ऐसी सर्विस है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, तो हमारा अधिकार है कि हमें उससे सेफ्टी मिले, हमें उससे प्रोटेक्शन मिले। सो यहाँ पे रेजी की कहानी दे रखी है। रेजी जो है वो 9th क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा है, काफी हेल्दी बॉय है, बट उसको टॉन्सिल की दिक्कत आ जाती है एंड उसकी वजह से क्या होता है कि उसको उसके पेरेंट्स एक हॉस्पिटल में, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं एंड वहां पे जो डॉक्टर है वो टॉन्सिलेक्टमी एक प्रोसीजर होता है उसको परफॉर्म करता है टॉन्सिल को हटाने के लिए एंड उसके लिए वो जनरल एनेस्थीसिया का यूज करता है। मतलब जब प्रोसीजर किया जाएगा, ऑपरेशन किया जाएगा, तो ऑपरेशन करने से पहले पर्सन को बेहोश किया जाता है, अनकॉन्शियस किया जाता है जिससे कि उसको दर्द का ना पता चले। तो उसके लिए जो एनेस्थीसिया यूज किया गया वो सही से यूज नहीं किया गया, इम्प्रॉपर यूज हुआ एनेस्थीसिया का, जिसकी वजह से जो रेजी है उसको ब्रेन में एबनॉर्मलिटीज आने लग गई, जिसकी वजह से रेजी जिंदगी भर के लिए क्रिपल्ड हो गया। मतलब कि अब वो अपने पैरों पे नहीं चल पा रहा था, मूव नहीं कर पा रहा था। तो ब्रेन में दिक्कत आई। ब्रेन में, क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है वो ब्रेन से ही कनेक्टेड है, ब्रेन ही हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अगर ब्रेन में कहीं पे दिक्कत आती है तो ब्रेन जो है जिस पार्ट को कंट्रोल करता है, अगर उसमें कोई दिक्कत आएगी तो हमारा वो पार्ट काम करना बंद कर देगा। सो वही चीज यहाँ पे हुई। ब्रेन में एबनॉर्मलिटीज के कारण रेजी जो है वो जिंदगी भर के लिए व्हील चेयर पे चलने पे मजबूर हो गया। यहाँ पे शब्द यूज किया गया क्रिपल्ड। क्रिपल्ड का मतलब होता है कि बॉडी को कोई ऐसा डैमेज पहुंच जाना जिससे पर्सन वापस से मूव ना कर सके अपने आप। तो हिंदी में बोले तो अपंग हो जाना। तो हुआ क्या कि जब इस तरीके से रेजी के साथ ये कंडीशन हुई तो उसके फादर ने हॉस्पिटल के खिलाफ एक कंप्लेन फाइल की स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में। एंड वहां पे ये जो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है उसने क्या किया, उसने ये बोला कि जो एविडेंसेस हैं वो इनफ नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि इसमें हॉस्पिटल की गलती है। तो रेजी के फादर ने 5 लाख का जुर्माना जो है, कंपनसेशन जो है वो क्लेम किया था। अपनी कंप्लेन में बोला था कि मेरे बेटे के साथ हॉस्पिटल ने ऐसा ऐसा किया है और मुझे 5 लाख कंपनसेशन चाहिए हॉस्पिटल से। तो स्टेट ये कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने मना कर दिया बिल्कुल ही। एंड अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर, अपनी इस कंप्लेन को लेकर फिर रेजे के फादर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास जाते हैं जो कि न्यू दिल्ली में है। एंड वहां पे जब नेशनल कमीशन मैटर में देखती है तो वो बोलती है कि हाँ, मतलब वो पूरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो भी होती है वहां पे उससे ये नतीजा निकलता है कि जो हॉस्पिटल है उसकी नेग्लिजेंस के कारण ही रेजी की ये हालत हुई है। तो यहाँ पे मतलब एक हॉस्पिटल की गलती की वजह से, एक हॉस्पिटल के स्टाफ की गलती की वजह से रेजी को जिंदगी भर के लिए क्रिपल्ड होना पड़ा। तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करते हैं जो कि हमारे लिए हजार्डस हो सकते हैं। तो उन हजार्डस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से हमें प्रोटेक्ट होना है। ये प्रोड्यूसर्स की जिम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो ये इंश्योर करे कि ऐसे प्रोडक्ट से, ऐसे सर्विसेज से हम
सुरक्षित हैं। तो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूसर्स को अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हुए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना है, जो सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनका प्रॉपरली फॉलो करना है। सो बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में जिनमें खास सेफ्टी का ध्यान देना होता है, जैसे प्रेशर कुकर्स हो गए। प्रेशर कुकर में क्या है, अगर सीटी जो है सही से काम नहीं करेगी तो कुकर फट भी सकता है, तो उसके लिए वहां पे सेफ्टी वॉल्व होते हैं। तो अगर नॉर्मल सीटी अगर सही से काम नहीं करती तो उस केस में सेफ्टी वॉल्व जो है वो हट जाएगा, वो बर्स्ट हो जाएगा एंड वहां से सारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा एंड कुकर नहीं फटेगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। तो अब यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सेफ्टी वॉल्व की क्वालिटी अच्छी हो। इसी तरीके से जितने भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनसे हमें नुकसान पहुंच सकता है, तो मैन्युफैक्चरर की ये जिम्मेदारी है कि वो उसकी क्वालिटी सही रखे एंड ये इंश्योर करे कि कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है। एंड गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि जो उसने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं वो प्रोड्यूसर्स जो है उसको सही से फॉलो कर रहे हैं, जो कंज्यूमर्स है उनके प्रोटेक्शन का ध्यान रखा जा रहा है। बट हो गया रहा है, इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस होने के बावजूद भी हमें ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने मिल रहे हैं जो कि खराब हैं, बैड क्वालिटी के होते हैं। उसका रीजन दो है। पहला ये कि गवर्नमेंट सही से इन चीजों का सुपरविजन नहीं कर रही, पब्लिक इन चीजों का सुपरविजन नहीं कर रही कि जो रूल्स रेगुलेशंस है उनका पालन हो रहा है या नहीं, तो सुपरविजन में दिक्कत है। दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि कंज्यूमर मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। लोग बहुत ज्यादा अब एक साथ एकजुट होकर किसी भी गलत प्रैक्टिस के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो ये भी दिक्कत है। अब लोग मतलब जो मूवमेंट है, ये जो कंज्यूमर मूवमेंट है जो एक टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी, अब वो ढीली पड़ती जा रही है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर जो हैं उनको सही से न्याय नहीं मिलता एंड कंपनी एंड गवर्नमेंट जो है उन पे प्रॉपर प्रेशर नहीं पड़ रहा सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। सो अब बात करते हैं दूसरे राइट की, वो है इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का राइट। मतलब कि हम लोगों का ये अधिकार है कि जो भी गुड्स, जो भी सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं उनके बारे में हमें हमारी मतलब हमारे पास सारी डिटेल हो। तो आपने जितनी भी चीजें खरीदी होंगी मैक्सिमम चीजों पे आप देखोगे मतलब इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज हुए हैं, क्या प्राइस है, क्या बैच नंबर है, क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसकी, क्या एक्सपायरी डेट है, एड्रेस क्या है मैन्युफैक्चरर का, एंड बहुत सारी दूसरी इंफॉर्मेशन भी उस पर लिखी रहती है। तो ये सब क्यों लिखा रहता है, तो है क्या कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। एंड वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों बनाए हुए हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स के पास है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कंज्यूमर्स के पास क्या है, उनके पास इंफॉर्मेशन का राइट है, उनके पास ये अधिकार है कि उनको इंफॉर्मेशन दी जाए। दे हैव राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। तो अगर उनके पास किसी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो डिमांड कर सकते हैं। अगर किसी दवाई पे लेट से या किसी प्रोडक्ट पे नहीं लिखा है कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, तो इस चीज के ऊपर कंज्यूमर आवाज उठा सकता है, बोल सकता है, कोर्ट जा सकता है और कह सकता है कि ये दवाई में एक्सपायरी डेट तो है ही नहीं, इस प्रोडक्ट में एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई। एंड फिर कोर्ट जो है वो उस कंपनी को डायरेक्ट करेगा कि आप अपनी दवाई पे, प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट डालो। ठीक है, तो हमारा क्या है, अधिकार है कि हमें सारी इंफॉर्मेशन मिले। क्यों अधिकार है, क्यों जरूरी है हमारे लिए इंफॉर्मेशन लेना, क्यों जरूरी है हमारे पास प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होना। क्योंकि देखो जैसे दवाई है, अब उस दवाई पे आपने देखा होगा ज्यादातर दवाइयों पे डायरेक्शन फॉर प्रॉपर यूज लिखा रहता है कि आपको दवाई को किस तरीके से यूज करना है। जैसे कोई दवाई है उसको सिर्फ खाना है, सिर्फ चबाना है। कुछ दवाइयां होती हैं जो पानी के साथ नहीं ली जाती हैं, उसको चबा के लिया जाता है, या उसको कितनी बार लेना है, कितने डोजेस से ज्यादा नहीं ले सकते। तो मतलब बहुत सारी डायरेक्शंस जो है वो लिखी रहती हैं। कुछ दवाइयों पे लिखा रहता है, जैसे आंख की जो दवाई रहती है उन पे लिखा रहता है कि इसको कूल प्लेस में रखना है ना। काफी सारी दवाइयों में लिखा रहता है कि हाँ इसे सनलाइट से दूर रखना है। तो इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। अगर वो इंस्ट्रक्शन ना दिए हों और हम उस चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल कर लें, अगर उस पर लिखा है कि उसको दवाई को चबा के लेना है, पानी के साथ नहीं लेना, और आप उसको पानी के साथ ले लो क्योंकि उस पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा था, तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। अगर उस पर लिखा है कि इसको ठंडी जगह पे रखना है और आपने उसको खुला छोड़ रखा है, उसको धूप में खिड़की के आगे रखा हुआ है, और तो वो दवाई खराब हो जाएगी। क्योंकि दवाई में तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल होता है, थोड़ी धूप हुई, हीट हुआ, केमिकल रिएक्शन हो गया, दवाई खराब हो गई, और फिर आप अपनी आंखों में डालोगे, उसको यूज करोगे तो आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। सो यू नीड टू हैव दिस ऑल इंफॉर्मेशन सो दैट यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, सो दैट यू कैन यूज द थिंग्स प्रॉपरली, ताकि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सको, आप कोई गलत चीज ना करो, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल ना करो। इसी तरीके से जैसे
कपड़ों पे लिखा रहता है, टैग लगे रहते हैं कि कपड़ों को धोना कैसे है, उस पर वॉशिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं कैसे धोना है, उसकी ड्राई क्लीनिंग होनी है, उसको छांव में सुखाना है, ये सारी चीजें लिखी रहती है। क्योंकि अगर वो इंस्ट्रक्शंस ना दिए जाएं तो आप उनको नॉर्मल तरीके से आप यूज करोगे एंड उससे आपका नुकसान हो सकता है। किसी चीज पे, किसी कपड़े पे लिखा है कि इसको छांव में ही सुखाना है, इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलनी चाहिए, और आपने जाके सनलाइट में सुखा दिया, आपके तो कपड़े का सारा कलर उड़ गया, खराब हो गया कपड़ा। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन किस लिए होनी चाहिए, ताकि हम उसको सही तरीके से यूज कर सकें। और भी यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, जैसे अगर किसी प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट लिखी होगी तो मुझे पता होगा कि हाँ ये प्रोडक्ट तब बना था एंड इससे 2 महीने के अंदर या 2 साल के अंदर जो भी उसकी एक्सपायरी डेट है उसके अंदर अंदर मैं यूज कर सकती हूँ, उसके बाहर मैं यूज नहीं कर सकती। बट मान लो कुछ ऐसा हुआ कि एक्सपायरी पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ है, मतलब कि अभी एक्सपायरी डेट नहीं आई है एंड उसके बीच ही प्रोडक्ट खराब हो चुका है। तो अगर एक्सपायर होने से पहले ही प्रोडक्ट खराब हो जाएगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उसके लिए कंपनी के पास क्वेरी रेज कर सकती हूँ, कंप्लेंट डाल सकती हूँ कि आपका प्रोडक्ट तो एक्सपायरी डेट से पहले ही खराब हो चुका है, इसमें सड़ चुका है, कीड़े लगे हुए हैं, आप मुझे ये रिप्लेस करके दो। ठीक है, तो हम इस तरीके से इंफॉर्मेशन की मदद से स्टेप्स ले सकते हैं और अपना नुकसान होने से बचा सकते हैं। अगर इस तरीके की इंफॉर्मेशन ये जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट पे ना दें तो क्या होगा कि प्रोड्यूसर्स जो हैं किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। इसी तरीके से एमआरपी होती है, प्रोडक्ट पे एमआरपी लिखी होती है। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब कोई भी दुकानदार इस एमआरपी से ज्यादा प्राइस पे प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता। अगर एमआरपी लिखी है 50 रुपए तो 50 रुपए से ज्यादा कंज्यूमर को नहीं बेचा जाएगा। अब देखो, जो कंपनीज हैं सिर्फ उन तक ही राइट टू बी इन्फॉर्म्ड वाली चीज लागू नहीं होती। मतलब कि जैसे हमने कोई भी प्रोडक्ट वगैरह खरीदा तो उसके लिए तो हम कहेंगे ही कि हमारे पास अधिकार है कि हमें आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिले। बट उसके साथ साथ ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन का जो पूरा दायरा है इसको बढ़ा के गवर्नमेंट तक पहुंचा दिया गया है। मतलब अब गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन गेन करना हमारा अधिकार है। तो अक्टूबर 2005 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो कि ये इंश्योर करता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उसके फंक्शनिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में एप्लीकेशन डाल सकते हैं, क्वेरी रेज कर सकते हैं एंड इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो पहले ये चीज सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज तक ही सीमित थी कि हम कंज्यूमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार था। बट अब क्या हो गया है, अब गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी फंक्शनिंग के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन जानने का पूरा पूरा अधिकार है। यहाँ पे इन्होंने एक स्टोरी दी हुई है अमृता की। अमृता जो है वो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। इन्होंने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट पे एक इंटरव्यू दिया था, सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सबमिट कर दिए, बट बहुत टाइम हो गया, रिजल्ट नहीं आया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आरटीआई फाइल की, आरटीआई एक्ट के तहत इन्होंने एप्लीकेशन डाली डिपार्टमेंट को, और तब इन्होंने जाना कि मतलब इन्होंने क्वेरी की कि क्यों इतना ज्यादा लेट हो रहा है, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा। एंड उसके बाद जब गवर्नमेंट का रिप्लाई आया तो गवर्नमेंट ने रिप्लाई दिया कि ये रीजंस थे डिले होने के, एंड उसके साथ साथ उन्होंने रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया, जिससे क्या हुआ, टाइम से, मतलब इनकी क्वेरी की वजह से ही रिजल्ट आया, गवर्नमेंट ने रिजल्ट निकाला एंड इसके साथ साथ इनको इनकी जॉब जो है वो भी मिल गई, क्योंकि इन्होंने इंटरव्यू में काफी अच्छा परफॉर्म किया था तो इन्हें जॉब भी मिल गई। सो नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज व्हेन चॉइस इज डिनाइड। सो इस सेक्शन में किसके बारे में बात की गई है, हमारे राइट टू चॉइस की, कि हमारे पास अधिकार है कि हम कोई भी चीज चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है अभिरामी की, कि किस तरीके से अभिरामी जो है वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक कोचिंग लेती हैं जो कि 2 साल की कोचिंग होती है। एंड 2 साल की कोचिंग के लिए उन्होंने शुरुआत में ही 61,020 रुपीज सबमिट कर दिए होते हैं। अब 1 साल बाद कोचिंग लेने के उन्हें ऐसा लगता है कि कोचिंग अच्छी नहीं है, अच्छे से सब कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है, एंड उन्हें लगता है कि अभी अगले साल उनको पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रखनी। मतलब कोर्स जो है वो 2 साल का था, पहले साल उन्होंने पढ़ा और उन्हें लगा कि ठीक नहीं है कोचिंग, तो दूसरे साल उन्होंने सोचा कि अब वो कोचिंग को कंटिन्यू नहीं करेंगी। तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास गई और उन्होंने बोला कि मेरे को आगे 1 साल के लिए कोचिंग जो है अब कंटिन्यू नहीं करनी, मेरे को मेरी फीस वापस कर दो 1 साल की। जो फीस ली थी वो 2 साल की थी, अब 1 साल हो गया पूरा, बाकी 1 साल के लिए मेरे को फीस वापस कर दो 28,000। बट जो क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट है उसने मना कर दिया। इंस्टीट्यूट ने कहा कि आपकी इस तरीके से फीस वापस नहीं होगी। तो अपनी इस दिक्कत को लेकर अभिरामी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास जाती हैं, जहां पे कमीशन जो है इंस्टीट्यूट को डायरेक्ट करती है
कि वो 28,000 रुपए जो हैं फीस के वो अभिरामी को लौटाएं। इंस्टीट्यूट जो है वो इस बात से खुश नहीं होता और जो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है उसके पास इंस्टीट्यूट चला जाता है एंड वहां पे जो स्टेट कमीशन है वो कहती है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो डिसीजन है वो बिल्कुल ठीक है एंड इंस्टीट्यूट को अभिरामी को फीस वापस करनी होगी। एंड इसके साथ साथ जो कमीशन है वो और फाइन वगैरह इंस्टीट्यूट के ऊपर लगा देते हैं क्योंकि उसने जो कमीशन है उसका टाइम वेस्ट किया होता है। तो यहाँ पे जो स्टेट कमीशन है वो कहती है कि पूरे स्टेट के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको स्टूडेंट्स से पूरे टाइम के लिए, पूरे कोर्स के लिए एक साथ फी नहीं चार्ज करनी है। मतलब अगर 4 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरे 3-4 साल के, 2 साल के कोर्स के लिए आप एक साथ फीस मांग लो। 1 साल का कोर्स है तो पूरे 1 साल के लिए आप फीस नहीं मांग सकते, आपको पीरियड्स में बांटना होगा और थोड़े थोड़े पीरियड में आपको फीस जो है वो मंगानी होगी। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास राइट टू चूज है। अगर हम कोई भी सर्विस लेते हैं, चाहे कोई भी पर्सन है, औरत, आदमी, किसी भी जेंडर का, किसी भी नेचर का, अगर कोई भी सर्विस लेता है तो उसके पास ये अधिकार है, अगर वो सर्विस को कंटिन्यू रखना चाहता है या नहीं, तो उसके पास राइट टू चूज है, चूज करने का अधिकार है। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप मान लो किसी दुकान पे जाते हो, आपको टूथपेस्ट खरीदना है एंड दुकानदार कहता है कि आपको टूथपेस्ट तभी मिलेगा जब आप टूथब्रश खरीदोगे एंड टूथब्रश आपको खरीदना ही, आपको जरूरत ही नहीं। एंड दुकानदार बोल रहा है कि टूथपेस्ट ऐसे तो नहीं मिलेगा, ब्रश खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका राइट टू चॉइस जो है वो डिनाई किया जा रहा है। इसी तरीके से मतलब काफी टाइम क्या होता है, जो गैस डीलर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि गैस सप्लाई का कनेक्शन तभी मिलेगा जब आप हमारे यहाँ से स्टोव खरीदोगे। एंड मान लो आपको स्टोव की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि नहीं, कनेक्शन तभी मिलेगा जब स्टोव खरीदोगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके राइट टू चूज को दबाया जा रहा है, आपसे छीना जा रहा है। अब जब इस तरीके से आपसे राइट छीना जाता है तो आप क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से कमीशंस में जा सकते हो अपनी दिक्कत को लेकर। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम इसी तरीके से देखेंगे कि अगर कोई हमारा इस तरीके से राइट का हनन करता है, कोई हमसे हमारा राइट टू चूज लेता है, राइट टू इंफॉर्मेशन छीनता है, तो हम क्या कर सकते हैं, कहाँ जाएं, तो वो चीज हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट सेक्शन है वेयर शुड कंज्यूमर गो टू गेट जस्टिस। अगर किसी के साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, कुछ एक्सप्लॉइटेशन होती है, तो कंज्यूमर कहाँ पे जाएगा। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास राइट टू सीक रिड्रेसल है। मतलब अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम उसका सॉल्यूशन जो है ले सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन मांग सकते हैं। हमारे साथ जो भी गलत हुआ है हम उसके लिए कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं। जितना भी हमारे साथ गलत हुआ है, जितना डिग्री का डैमेज हुआ है, उस बेसिस पे हम कंपनसेशन उतनी क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चाहिए, एक ऐसा पब्लिक सिस्टम चाहिए जो कि इजी हो और जो अच्छे तरीके से लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। सो कंज्यूमर्स जो है वो एप्रोप्रिएट फोरम्स के पास जाके अपनी जो कंप्लेन है वो फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक स्टोरी दी हुई है पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए, प्रकाश की स्टोरी। प्रकाश जो है वो अपनी बेटी को एक मनी ऑर्डर भेजते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू, बट जो पैसा है वो काफी टाइम हो जाता है, वो नहीं पहुंचता। वो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा भेज रहे होते हैं बट शादी हो चुकी होती है, काफी टाइम हो जाता है, बट फिर भी पैसा वहां नहीं पहुंचता। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के पास जाते हैं एडवाइस मांगने। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है क्या है कि जब कंज्यूमर मूवमेंट्स चली ना, तो बहुत सारे लोग जब कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के बारे में आवाज उठा रहे थे तो बहुत सारे लोग एकजुट हो गए और उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बना ली। उन ऑर्गेनाइजेशंस को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर फोरम या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स का काम क्या रहता है, ये क्या करती हैं, ये कंज्यूमर्स को गाइड करती हैं, हेल्प करती हैं कि कैसे आप रेमेडी सीख कर सकते हो। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो कैसे आप कमीशन के पास जाके अपनी बात रख सकते हो। इस चीज के बारे में ये काउंसिल्स, ये जो प्रोटेक्शन फोरम है, ये गाइड करते हैं कंज्यूमर्स को। इसके साथ साथ कभी कभी ये जो फोरम्स है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स हैं या कंज्यूमर फोरम्स हैं, ये क्या करते हैं, ये कंज्यूमर के बिहाफ पे भी केस लड़ते हैं। कंज्यूमर के बिहाफ पे, कंज्यूमर की जगह ये जो कमीशन है वहां पे जाके उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो बेसिकली जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स है ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो प्रकाश जो है वो काउंसिल के पास जाते हैं, एडवाइस मांगते हैं, वो काउंसिल उनको गाइड करती हैं, प्रकाश को गाइड करती हैं एंड प्रकाश जो है वो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में जाके केस जो है फाइल कर देते हैं। केस की सुनवाई होती है, जो प्रकाश है वो अपना केस खुद लड़ते हैं, खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं एंड जज दोनों पक्षों की बातें सुनकर क्या करते हैं, वो
अपना फैसला सुना देते हैं। एंड आजकल क्या होता है, आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है तो पर्सन जो हैं वो कोई एक अकेला पर्सन भी कंप्लेन फाइल कर सकता है एंड बहुत सारे लोग मिलके भी कोई कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो जब बहुत सारे लोग मिलके कंप्लेन फाइल करेंगे तो उसे कहेंगे क्लास एक्शन सूट। एंड ये जो पूरा केस चलेगा वो ऑनलाइन भी हो सकता है, आप अपनी कंप्लेन ऑनलाइन भी दर्ज करवा सकते हो एंड जो केस की प्रोसीडिंग है उसको आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी अटेंड कर सकते हो। आपको फिजिकली कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, कमीशन के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, तो चीजें ऑनलाइन हो सकती हैं। तो क्या है कि अंडर कोपरा जो हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा था उसके तहत जो गवर्नमेंट है उसने 3 टायर क्वासी जुडिशियल जो मशीनरी है वो सेटअप की है। 3 लेवल पे है, इसका मतलब कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पे ये मशीनरी है एंड ये क्वासी जुडिशियल है, मतलब कि ये प्रॉपर तरीके से जुडिशरी नहीं है, आधी जुडिशरी आधी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन ये है। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमीशन है जिसको कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन कहा जाता है, इसमें वो सारे केसेस की सुनवाई होती है जहां पे जो डैमेज है वो 1 करोड़ तक का हो। मतलब कि अगर आपकी प्रॉब्लम 1 करोड़ रुपए वाली है, 1 करोड़ रुपए के अंदर अंदर है, तो यहाँ पे लोग अपनी कंप्लेन लेके जाते हैं। स्टेट लेवल कमीशन पे 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ वाली जो बातें हैं वो सुनी जाती हैं। मतलब कि अगर किसी का जो डैमेज है वो 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच का हुआ है एंड 10 करोड़ से ऊपर का अगर क्लेम है, अगर जो कंपनसेशन है, जो क्लेम है वो 10 करोड़ से ऊपर की क्लेम करना चाहता है कोई, तो उसको कहाँ जाना होता है, नेशनल कमीशन के पास जाना होता है। एंड इसके साथ साथ ये जो तीनों लेवल हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। अगर किसी कोई पर्सन डिस्ट्रिक्ट लेवल के साथ सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो स्टेट लेवल कमीशन के पास जा सकता है, अगर स्टेट लेवल से सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो नेशनल लेवल कमीशन के पास जा सकता है, नेशनल लेवल से भी अगर सेटिस्फाइड नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। तो हमारे पास अधिकार है कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम अपने आप को अपनी बातों को रिड्रेसल कमीशन में जाके रख सकते हैं एंड सॉल्यूशन क्लेम कर सकते हैं। नाउ लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स। तो अभी तक हमें ये समझ आ चुका है कि अगर हमें हमारे राइट्स के बारे में पता होगा तो हम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। अगर हमें पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, और अगर कोई हमारे साथ गलत प्रैक्टिस कर रहा है तो हमें अच्छे से पता होगा कि ये गलत है और इसका इस तरीके से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, हम इस तरीके से रेमेडी सीख कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी, बट हमें हमारे राइट्स के बारे में पता कैसे होगा, कैसे पता चलेगा हमें कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं। तो इसके लिए जो कोपरा एक्ट है उसमें क्या प्रावधान है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेंगे, वो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स बनाएंगे। मतलब सारी स्टेट्स जो है वो अपने अपने डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स बनाएंगी एंड एक सेंट्रल लेवल पे भी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर रहेगा। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर है ये किस लिए बनाया जाएगा, ताकि कंज्यूमर्स जो हैं उनके राइट्स, उनके जो ड्यूटीज हैं उन सब के बारे में देखा जा सके, कंज्यूमर्स को अवेयर किया जा सके उनके राइट्स के बारे में। ठीक है, किस तरीके से माल प्रैक्टिस से बचना है उसके बारे में कंज्यूमर को अवेयर किया जा सके। तो ये सारी चीजों के लिए कंज्यूमर अफेयर के डिपार्टमेंट्स जो हैं, डिपार्टमेंट्स ऑफ कंज्यूमर अफेयर स्टैब्लिश किए गए हैं ताकि कंज्यूमर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे डील की जा सके। तो यहाँ पे कुछ पोस्टर्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे गांधी जी का एक पोस्टर दिया हुआ है, नीचे एक कोट लिखा हुआ है, गांधी जी किस तरीके से कस्टमर के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे बोला जाता है जो गांधी जी हैं वो सेलर्स या प्रोड्यूसर्स या बिजनेसेस से ये कह रहे हैं कंज्यूमर के जो राइट्स हैं उनको समझना है, कंज्यूमर की इज्जत करनी है, कंज्यूमर के साथ कोई माल प्रैक्टिस, कोई गलत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो उस चीज के बारे में यहाँ पे गांधी जी ने लिखा हुआ है। एंड आपने देखा होगा यहाँ पे जागो ग्राहक जागो का एक लोगो लगा हुआ है। ये बेसिकली किस लिए पोस्टर रिलीज किया है, ताकि जो लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं वो अवेयर हो सकें, इसके साथ साथ जो बिजनेसेस हैं वो भी अवेयर हो सकें कि उनकी क्या ड्यूटीज हैं। इसी तरीके से ऊपर भी एक और पोस्टर दिया हुआ है जिसमें कि हमारा जो राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट है उसके बारे में हमें अवगत कराया जा रहा है, अवेयर कराया जा रहा है कि आप लोगों के पास अधिकार है कि आप हेल्दी एनवायरनमेंट में जियो। तो अब ये एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाएगा कौन, हम खुद बनाएंगे। तो उसके लिए नीचे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आप अपने एनवायरनमेंट को कैसे जो है हेल्दी बना सकते हो, साफ रख सकते हो। यहाँ पे कंप्लेन के बारे में बताया हुआ है कि आप कंज्यूमर ग्रुप को, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कंप्लेन कर सकते हो। अगर किसी को कोई डाउट है, तो कोई क्वेरी है, उसके लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं। तो ये पोस्टर्स किसने रिलीज किए हैं, ये गवर्नमेंट ने रिलीज किए हैं लोगों को अवेयर कराने के लिए, ताकि जो लोग हैं वो अपने राइट्स के बारे में अवेयर हों, वो लीगल रेमेडीज, लीगल प्रोसेस के बारे में अवेयर हों। ठीक है, तो कंज्यूमर जो हैं वो इस तरीके से
गवर्नमेंट द्वारा रिलीज किए हुए एडवर्टीजमेंट्स, पोस्टर्स, उनके थ्रू अवेयर होते हैं, उनके थ्रू कंज्यूमर्स को अपने राइट्स के बारे में नॉलेज मिलती है। आपने इसी तरीके से टेलीविजन पे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देखी होंगी, जिसमें जैसे रोड सेफ्टी की काफी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, पोलियो से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स आती हैं। तो ये कौन रिलीज कर रहा है? इन्हें गवर्नमेंट रिलीज कर रही है आपको अवेयर कराने के लिए। अब नीचे यहाँ पे ISI एंड एगमार्क के बारे में बताया हुआ है। ISI, एगमार्क, हॉलमार्क, प्लस F, इस तरीके के बहुत सारे आपने निशान जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स पे देखे होंगे। ये क्या है प्रोडक्ट्स? ये जो मार्क है वो क्या है? ये एक्चुअली मार्क कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा दिए जाते हैं इन प्रोडक्ट्स को। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को चेक करती हैं, जो कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के लिए स्टैंडर्ड सेट करती हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसकी क्वालिटी ऐसी ऐसी होनी चाहिए, उसमें ये फीचर्स होने चाहिए, तब हम उसे बेस्ट क्वालिटी का मानेंगे। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किसी भी प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करती हैं, मॉनिटर करती हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन जैसे ISI है, एगमार्क है, जब ये ऑर्गेनाइजेशंस जब सेटिस्फाइड हो जाती हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट सही है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, तो वो उस प्रोडक्ट को ये लोगो यूज करने का अधिकार दे देती हैं कि आप अपने प्रोडक्ट पे अब ये लोगो यूज कर सकते हो। इससे लोगों को क्या पता चलेगा, इससे कंज्यूमर्स को क्या पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का है। तो आपको जैसे टीवी में आप एडवर्टीजमेंट भी देखते हो कि आप जिसपे ISI का मार्क लगा है वो लेना है। ज्वेलरी की काफी सारी ऐड आती हैं कि आप हॉलमार्क का निशान देख के ही ज्वेलरी खरीदो। तो ये जो मार्क है वो क्वालिटी के एश्योरेंस देते हैं कि जिन भी चीजों पे ये मार्क होंगे वो अच्छी क्वालिटी के हैं। हालांकि जो ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो सब सारे प्रोड्यूसर्स को फॉलो करने जरूरी नहीं है, बट कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कि प्रोड्यूसर्स को क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने ही होंगे एंड इन ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेट लेना ही होगा। जैसे कि वो सारे प्रोडक्ट जो कि कंज्यूमर की हेल्थ, कंज्यूमर की सेफ्टी से रिलेटेड है, मास कंजम्पशन से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है जैसे फूड कलर्स, एडिटिव, सीमेंट, ये सारी चीजें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें की कंपलसरी है अपनी क्वालिटी चेक करवाने का। मतलब कि उन्हें इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करवानी होगी एंड अगर क्वालिटी अच्छी निकलेगी तो फिर उनको अपना प्रोडक्ट पे ये मार्क्स, ISI और ये सारे मार्क्स जो हैं वो लगाने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये जो मार्क्स हैं वो हमें अवेयर करते हैं उस क्वालिटी, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में। Now the last section is taking the consumer movement forward। तो जो कंज्यूमर मूवमेंट है उसको अब आगे लेके चलना है हमें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन है वो कंप्लीटली 100% इंश्योर हो गई है, ऐसा नहीं है। तो अभी जो कंज्यूमर मूवमेंट है उसको हमें लगातार आगे लेके चलना होगा। सो इंडिया जो है वो 24 दिसंबर को हर साल नेशनल कंज्यूमर्स डे सेलिब्रेट करता है, क्योंकि इसी दिन 1986 ईयर में क्या हुआ था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था। ठीक है, सो इंडिया जो है वो ऐसी कंट्री बन गया उस दिन, मतलब 1986 में, जिसके पास एक्सक्लूसिव ऑथोरिटी है कंज्यूमर रिड्रेसल के लिए। मतलब कि एक अलग से मैकेनिज्म है जो कि कंज्यूमर्स के लिए बात करता है। जो कंज्यूमर मूवमेंट है इंडिया में उसने काफी प्रोग्रेस तो की है, और ये चीज किससे दिखती है हमें कि इंडिया में 2000 से भी ज्यादा कंज्यूमर ग्रुप्स हैं, बट उसमें से लगभग 50 से 60 ग्रुप्स ही ऐसे हैं जो कि एकदम अच्छे से काम कर रहे हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के होते हुए, बहुत सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस के होते हुए भी क्या हो रहा है, जो कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस है इंडिया में वो बहुत ही ज्यादा क्यूबरसम है। मतलब कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। जो लोग अपने क्वेरीज को लेके इन रिड्रेसल कमीशंस में जाते हैं उन्हें काफी ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कभी कभी लोगों को लॉयर्स को हायर करना पड़ता है जो कि अपने आप में एक काफी महंगा काम होता है। तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इस पूरे सिस्टम में, काफी ज्यादा टाइम लग जाता है कमीशन की प्रोसीडिंग्स वगैरह में। और दिक्कत क्या आती है कि ज्यादातर जो केसेस हैं उनमें जो छोटे छोटे सामान अगर खरीदे होते हैं, ज्यादातर जो कैश परचेजेस होती हैं उनमें मेमोज नहीं होते, मतलब उनमें रिसीट नहीं ली होती। आप कोई भी छोटा सामान खरीदोगे तो उसके बदले रिसीट जो है आप नॉर्मली नहीं लेते, वही दिक्कत का कारण होता है, क्योंकि उसकी वजह से प्रॉपर प्रूफ जो है, प्रॉपर एविडेंस जो है वो गैदर नहीं हो पाते। इसी तरीके से ज्यादातर जो परचेजेस है वो स्मॉल रिटेल होते हैं, छोटे छोटे अमाउंट में सामान खरीदा होता है, जिसकी वजह से अगेन दिक्कत आती है केस में ये देखने के लिए कि कौन सही है कौन गलत है। अब कोपरा जो है वो पहली बार 1986 में आया था, तो काफी टाइम हो गया है, इसीलिए अब इसमें 2019 में अमेंडमेंट की गई, कोपरा एक्ट में अमेंडमेंट की गई ताकि कंज्यूमर्स को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। तो कोपरा में अब
इंटरनेट सर्विसेज को इंक्लूड कर दिया गया है कि अगर कोई इंटरनेट से के थ्रू कोई प्रोडक्ट खरीदेगा तो वो भी कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन में जा सकता है। अब मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोवाइडर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर कोई प्रोडक्ट खराब निकल जाता है, कोई सर्विस खराब होती है, एंड उनको सजा जो है वो दी जा सकती है। इसके अलावा अब ये एनकरेज किया जाता है कि जो मीडिएटर है, जो बिचौलिया है, उसकी मदद से केस को बाहर ही सॉल्व कर लिया जाए। कमीशंस में जाने से पहले ये कोशिश की जाए कि मीडिएटर के थ्रू ही दोनों पार्टीज जो है वो अपना केस सॉल्व कर लें। अब कोपरा को इनेक्ट हुए 30 साल से भी ज्यादा हो चुका है, बट जो कंज्यूमर अवेयरनेस है वो बहुत ही धीरे धीरे फैल रही है, बहुत ही तेजी से नहीं फैल रही है। एंड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं मार्केट से रिलेटेड, उनको भी लोग सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं। बट इन सारी कमियों के बावजूद भी अभी स्कोप है कि कंज्यूमर अपनी इंपॉर्टेंस को, अपने रोल को रियलाइज करे, वो समझे कि उसको कितना जागरूक होना जरूरी है। एंड कंज्यूमर मूवमेंट जो है वो तभी इफेक्टिव हो सकती है जब कंज्यूमर्स उनमें सही से पार्टिसिपेट करें, जब सारे कंज्यूमर्स एक साथ एकजुट होकर इन कंज्यूमर मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, तभी जाके ये कंज्यूमर मूवमेंट्स मजबूत हो पाएंगी और ये एक बड़े चेंज को ला पाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि सारे कंज्यूमर्स जो हैं वो एकजुट हो जाएं। सो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, वो खत्म होता है। एंड आई होप कि आपको सारी चीजें जो है वो डिटेल में समझ आई होंगी। वैसे मैंने समरी भी काफी डिटेल में ही डिस्कस की है, बट आपको अगर लाइन बाय लाइन डिस्कशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैंने अलग से हर एक सेक्शन की वीडियोस बनाई हुई हैं एंड पूरा कंपाइल्ड चैप्टर भी है। तो आप सारे टॉपिक्स को जो है अलग से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख सकते हो उनकी। कोई भी जो टॉपिक है उसका नाम आप लिख सकते हो कि बाय इंटरनेट लर्निंग, तो वो जो टॉपिक है आ जाएगा। क्योंकि जो डिटेल्ड वीडियोस हैं उनमें मैंने एग्जांपल्स लेके समझाया है, उनमें काफी सारे जो वर्ड्स के मीनिंग है उनको अच्छे से समझाया है, तो उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से हो जाएगी।